हिजाब कंपलसरी है पहनना, तो उन्होंने नहीं पहना था, तो पुलिस कस्टडी में उन्हें ले लिया गया था और अंततः उनकी मौत हो गई। कौन तय करेगा कि महिलाएं क्या पहने? कौन तय करेगा कि कोई भी क्या पहने? जोर लगा दिया और जितनी ऊर्जा लगा दी ये तय करने में कि महिलाएं क्या पहने क्या ना पहने, क्या करें क्या ना करें। अगर उसकी आधी ऊर्जा भी हमने महिलाओं को शिक्षित और आंतरिक रूप से जागृत करने में लगा दी होती, दुनिया दूसरी होती। पुरुषों को ज्यादा रुचि हमेशा महिलाओं के शरीर में और इसलिए उनके कपड़ों में रही है। उसके अंग कितने दिख रहे हैं, उसका मुंह कितना दिख रहा है, उसके बाल कितने दिख रहे हैं, कैसी दिख रही है, किस समय घर से निकल रही है, किसी को साथ लेकर निकल रही है कि नहीं। इन बातों को लेकर के पुरुष वर्ग बड़ा सक्रिय और सजग रहा है। उसका अंतस कैसा है, वो भीतर से कैसी है, इससे पुरुषों को वास्ता नहीं रहा है। ज्यादातर यही कहते हैं कि वो स्त्री को देह मात्र की तरह देख रहा है, पर मुझे ये लगता है स्त्री भी को स्वयं को अब देह ही समझ रही है। मैं 55 साल की हूँ, या मेरी तो बेटी नहीं है, पर मेरी जो फ्रेंड्स हैं जिनकी बेटियां हैं, तो कुछ औरतें ऐसी भी रही हैं हमारी जनरेशन में जो थोड़ा सा दब के रही हैं। मैं किसी से गीता की बात करता हूँ, कहते देखिए कृष्ण की है गीता, और अभी हमको पक्का निश्चय नहीं है कि वो जो गोपियों के कपड़े उठाकर भागे थे वो चीज ठीक थी कि नहीं थी। इन्हें गीता से भी मतलब नहीं है, इन्हें गोपियों के कपड़ों से मतलब है। कह रहे ये बात हमें अच्छी लगी नहीं रही है, वो नहा रही है, ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है ना जो कृष्ण ने करा। तुम्हारी संस्कृति पहले आती है, कृष्ण बाद में आते हैं, शाबाश। नमस्कार आचार्य जी। हाल ही में एक काफ़ी चर्चित न्यूज़ थी, माशा अमीनी ईरान की रहने वाली थी। उनके देश में हिजाब कंपलसरी है पहनना, तो उन्होंने नहीं पहना था, तो पुलिस कस्टडी में उन्हें ले लिया गया था और अंततः उनकी मौत हो गई थी। काफ़ी रिवोल्ट भी हुआ था उनके देश में इस विषय पर। तो एक व्यवस्था ज़रूरी होती है कुछ हद तक, लेकिन हु शुड डिसाइड व्हाट वुमेन शुड वेयर, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। कौन तय करेगा कि महिलाएं क्या पहने? तो महिलाएं क्यों, इसमें पुरुष को भी ले लो। कौन तय करेगा कि कोई भी क्या पहने? देखो, व्यक्ति को ही तय करना होगा वो क्या पहने, और इसमें किसी का क्या हक हो सकता है बोलने का। आप अगर किसी से कोई ताल्लुक रखते हो, एक साफ सच्चा संबंध रखते हो, तो आपका अधिकार यहीं तक है कि आप उस व्यक्ति की चेतना को जागृत करने में मदद करो। वो व्यक्ति साफ देख सके, सोच समझ सके, इसमें उसकी सहायता कर दो। लेकिन इसके बाद वो व्यक्ति पहनेगा क्या, कहाँ चलेगा, कहाँ रहेगा, इसमें तो दखल देने का आपका कोई अधिकार नहीं हो सकता ना। अगर आप समाज के और विशेषकर महिलाओं के इतने ही हितैषी हो, तो महिलाओं को सही शिक्षा दो, सांसारिक भी आध्यात्मिक भी। वो खुद जान जाएंगी कि उनके लिए जीवन में कौन से निर्णय उचित हैं। आप ये थोड़ी कर सकते हो कि उनके ऊपर एक आज्ञा लाद दो कि तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे विवाह करना है, शालीनता की ये परिभाषा होती है और इस प्रकार से तुमको जीवन जीना है, इतने लंबे तुम बाल रखोगी, इस प्रकार तुम आचरण करोगी। ये बात तो कोई भी व्यक्ति क्यों स्वीकार करे। कहीं का भी व्यक्ति हो, भारत का हो, ईरान का हो, अमेरिका का हो, स्वभाव तो मुक्ति ही होता है ना। जो आपके भीतर बैठा है मन, वो बिना पूर्ण स्वतंत्रता के चैन तो मानता नहीं।
तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि कोई और आकर के उस पर तरह तरह के नियम आरोपित कर रहा है। महिलाएं बहुत जगहों पर बहुत समय तक मानती गई हैं। ये एक अपवाद है, ये एक प्रकार का दुर्भाग्य ही है। ये तर्क नहीं दिया जाना चाहिए कि पहले तो मानती थी ना, पुरानी पीढ़ियों की महिलाएं थीं, देखो वो तो कितनी शालीन होती थीं और उनका आचरण कितना सभ्य होता था, वो सारी वर्जनाओं का पालन करती थीं। वो सब यदि हुआ है तो कोई खुशी की या ऊंची बात नहीं है। वो बस यही बताता है कि मानसिक गुलामी थी। नहीं तो स्त्री हो या पुरुष, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वो अपने ऊपर 100 तरह की सीमाएं और नियम और वर्जनाएं स्वीकार कैसे कर सकता है और क्यों करे। निश्चित ही समाज में बड़ा घातक षड्यंत्र रचा जाता है बच्चे के प्रति, फिर किशोर के प्रति, फिर वयस्क व्यक्ति के प्रति, कि वो जो एकदम व्यक्तिगत मामले हैं उनमें भी बाहर से थोपे गए नियम कानून स्वीकार करने को सहमत हो जाता है। नहीं तो कोई नहीं करेगा। जो विद्रोह आप आज देख रही हैं, उस तरह के सैकड़ों विद्रोह सैकड़ों जगह पर होने चाहिए थे और बहुत पहले होने चाहिए थे। बिल्कुल मूल बात समझिए ना, इंसान है, व्यक्ति है, आदमी है, औरत है, कोई है, इंसान है। और कोई इंसान कैसे जिएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसका निर्धारण करने वाला दूसरा कौन होता है। दूसरे को कुछ बोलने का अधिकार सिर्फ तब शुरू होता है जब एक व्यक्ति के आचरण से दूसरों पर प्रभाव पड़ता हो, जब एक व्यक्ति के आचरण से दूसरों का कोई नुकसान होता हो। यह तय करने के लिए कि किसको आप फायदा कहेंगे, किसको नुकसान कहेंगे, सबसे पहले एक जागृत मन चाहिए। तो घूम फिर करके बात तो जागृति पर ही आती है ना। जितना हमने जोर लगा दिया और जितनी ऊर्जा लगा दी ये तय करने में कि महिलाएं क्या पहने, क्या ना पहने, क्या करें, क्या ना करें, अगर उसकी आधी ऊर्जा भी हमने महिलाओं को शिक्षित और आंतरिक रूप से जागृत करने में लगा दी होती तो दुनिया दूसरी होती। पर पुरुषों को ज्यादा रुचि हमेशा महिलाओं के शरीर में और इसलिए उनके कपड़ों में रही है। देह भाव का और क्या परिणाम होगा, काम वासना का और क्या परिणाम होगा, वो बाहर से कैसी दिख रही है, इसमें पुरुष प्रधान समाज को बड़ा सरोकार रहता है। उसके अंग कितने दिख रहे हैं, उसका मुंह कितना दिख रहा है, उसके बाल कितने दिख रहे हैं, कैसी दिख रही है, किस समय घर से निकल रही है, किसी को साथ लेकर निकल रही है कि नहीं, इन बातों को लेकर के पुरुष वर्ग बड़ा सक्रिय और सजग रहा है। उसका अंतस कैसा है, वो भीतर से कैसी है, इससे पुरुषों को वास्ता नहीं रहा है। भीतर से कैसी भी हो, अगर हम चाहते हैं कि वो पर्दा करे, हिजाब करे तो ठीक है। और पुरुष को क्यों नहीं वास्ता रहा है स्त्री के अंतर जगत से? क्योंकि पुरुष का अपने ही अंतर जगत से कोई वास्ता नहीं रहा है। पुरुष स्वयं देह बन के जीता है तो स्त्री को भी देह की तरह ही देखता है बस। और जितना वो देह की तरह देखेगा उतना बार बार पूछेगा कपड़े 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 बताओ कपड़े। किसी को अगर स्त्रियों के कपड़ों में बहुत रुचि हो कि छोटे हैं, ज्यादा हैं, काले हैं, सफेद हैं, सर पे हैं कि नहीं हैं, पांव कितना दिख रहा है, तो इससे यही तो पता चलता है वो व्यक्ति खुद गहरे देह भाव में और बड़ी काम वासना में जी रहा है। नहीं तो आपके सामने एक व्यक्ति है, आपकी प्रजाति का एक व्यक्ति है, बस उसका लिंग दूसरा है और उसमें और आप में बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है। शारीरिक रूप से भी 10-20% का ही अंतर है, वरना आप और जो सामने व्यक्ति खड़ा है वो एक ही व्यक्ति हैं।
कद में भी 2-4 इंच का अंतर होता है। तो शारीरिक रूप से भी, एनाटॉमिकल दृष्टि से भी स्त्री पुरुष के शरीर में 10-20% से ज्यादा का अंतर भी नहीं है। स्त्री का रक्त पुरुष के काम आ जाता है। आपको खून जब चढ़ता है तो होता है पुरुष को पुरुष का ही खून चढ़ेगा। या आप अगर मरते समय नेत्रदान कर जाएं तो ऐसा होता है कि स्त्री को पुरुष की आंख या रेटिना नहीं लग सकता, ऐसा होता है क्या? किडनी भी लग जाएगी, लीवर भी लग जाएगा, रुपया पैसा भी, सब एक ही तरह की मुद्रा में लेन देन करते हैं, भाषा भी एक होती है। अंतर कितना है दोनों में? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो काम केंद्रित आंख होती है वो बस उस जगह पर जाकर अटक जाती है जहां अंतर है। और अंतर कहां है? अंतर है यौनांग में। 90% समानताएं हैं, उनसे लेना देना क्या? स्त्री जब सामने आती है तो व्यक्ति दिखाई ही नहीं पड़ता, बस लिंग दिखाई पड़ता है। और जब लिंग दिखाई पड़ता है तो कपड़े बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो जाते हैं। इसने क्या पहन रखा है, क्या पहन रखा है, कितना पहन रखा है, कौन कौन से अंग दिख रहे हैं। अब 90% उसके जो अंग हैं वो तुम्हारे पास भी हैं। 10% का जो अंतर है उसको लेके बौराए रहते हो। ये सब प्रश्न हमारे लिए प्रासंगिक हैं, यही बहुत शर्म की बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका सरोकार किससे होगा? मेरी बात से, मेरे मन से, या मेरे कपड़ों से? और आप में कोई ऐसा बैठा हो जो बस यही देख रहा हो कि इन्होंने कितना पहन रखा है, क्यों पहन रखा है, पूरी बाह की पहनी है, आधी बाह की क्यों नहीं पहनी है। कोई कह सकता है अच्छा पूरी बाह की पहनी थी तो उसको मोड़ के क्यों पहना है बाह को? क्यों कर रहे होंगे प्रदर्शन? ये कलाई क्यों दिखा दी? क्या है भाई, शरीर तो शरीर है। घुटना दिख जाए तो उबल पड़ते हो, कलाई दिख गई है बराबर उबलो। और जब नजर में वासना होती है तब कलाई भी वासना का ही विषय बन सकती है। बिल्कुल, गाने चलते तो हैं चिटियां कलाइयां। तो यहां कोई बैठा हुआ कह सकता है ये आचार्य जी क्या कर रहे हैं, अपनी कलाई दिखा दिखा करके हम में वासना का संचार कर रहे हैं। महिलाएं ऐसा आरोप लगा सकती हैं। जब नजर में ही जानवर बैठा हो तो कुछ हो सामने वाले का, उसका मुंह ही दिख रहा है, उसके बाल दिख रहे हैं, बोलो अरे 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 इसके बाल दिख गए या उसका मुंह दिख गया, तो सारे पुरुष बिल्कुल पागल हो जाएंगे, सांड बन जाएंगे। तो क्या छुपाओगे, कितना छुपाओगे? जीने ही मत दो उसको, उसको किसी कनस्तर में भर दो, कनस्तर में 2 छेद कर दो, बोलो तो इसी में चला कर अंदर। और ऐसी व्यवस्था हमने कर भी दी है। जो पुरुष वर्ग मांग करते हैं कि वो जहां भी रहे, जैसी रहे, घर के बाहर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बुरके में रहे, वो और क्या कर रहे हैं? और क्या चीज है? पूरा उसको कैद कर दो, उसमें 2 छेद कर दो कि बस सांस लेती रहे और कुछ दिखता रहे। तो ये दिखता भी पता नहीं पूरा है या नहीं। तुम्हें समस्या क्या है? कितना तुम उसके शरीर के दीवाने हो, या कितनी तुम्हारी नजर बस उसकी खाल पर रहती है कि खाल को लेकर के इतनी व्यग्रता, इतनी आतुरता। क्या करोगे खाल लेकर के? सब कुछ तो खाक हो जाना है। और जब पुरुष के लिए स्त्री का देह महत्वपूर्ण है तो उसी समाज की स्त्री भी है, उसके लिए भी फिर उसका देह दूना महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी पूरी जिंदगी फिर बस देह की देखभाल में जाती है। श्रृंगार के, साज सज्जा के 90% सब साधन महिलाओं के ही तो होते हैं। ये जो पूरी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री चल रही है, 90-95% इसमें किसके लिए माल सामग्री रहती है? महिलाओं के लिए ही तो रहती है। महिलाओं ने क्या करा है? महिलाओं ने पुरुष की नजर को आत्मसात कर लिया है। वो अपने आप को वैसे देखने लग गई हैं जैसे पुरुष उन्हें देखेंगे। एक 14-15 साल की लड़की भी आईने के सामने खड़ी होती है
और वो आईने में अपने आप को वैसे देखती है जैसे लड़के उसे देखेंगे, और अपने आप से पूछती है क्या मैं इस वक्त लड़कों के लिए आकर्षक हूं। ये बात उसको पता भी नहीं है, क्योंकि ये बात पता होने के लिए थोड़ा आत्मज्ञान चाहिए। वो अगर मेरी बात अभी सुन रही होगी तो कहेगी नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ये देखती हूँ कि क्या मैं अच्छी लग रही हूं। मैं पूछता हूं किसको अच्छी लग रही हो, कहेगी खुद को अच्छी लग रही हूं। तुझे पता नहीं है बेटा, तू खुद को अच्छी अपनी नजर से नहीं लग रही। तू जब कह रही है मैं खुद को अच्छी लग रही हूं, तो तू खुद को अच्छी लग रही है सड़क वाले लड़के की नजर से। और ये घटना चुपचाप घट गई है तेरे साथ, बड़ी दुर्घटना हो गई है, और तुझे बात पता भी नहीं है कि तूने अपनी नजर खो दी है, और चुपचाप जो समाज के लड़कों की नजर है वो तेरी नजर बन गई है। ये अपने आप में बड़ी गरिमाहीन और असभ्य बात है कि एक व्यक्ति को दूसरे के परिधान का निर्धारण करना पड़े। आपके यहां कोई मिलने आया और आप उससे बोले कपड़े ठीक पहना करो, ये कोई तमीज की बात होगी? या कि बोले आप अगली बार ये कुर्ता पजामा पहन के मत आइएगा, शॉर्ट्स पहन के आइएगा तब प्रवेश देंगे, ये कोई तमीज की बात होगी? पर हम यही तो कर रहे हैं लगातार। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर कितना आप नियंत्रण और अधिकार देना चाहते हैं? और क्यों? जितना आप नारी को देह, वासना और भोग की दृष्टि से देखोगे, उतना वो अपने शरीर को फिर एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल भी करेगी। फिर उसको दोष मत देना, फिर ये मत कहना कि ये तो जानबूझ करके अंग प्रदर्शन करती है लड़कों को लुभाने के लिए। उसको पता है लड़के उसमें देखते ही एक ही चीज है। पुरुष जब महिला को सिर्फ शरीर के तौर पे देखेगा तो फिर महिला अपने शरीर का इस्तेमाल करके पुरुष से तरह तरह की सुविधाएं और सहूलियतें और दाम भी वसूलेगी। और महिलाओं ने वो करना सीख भी लिया है। महिला देह का वेपनाइजेशन हो चुका है, वो अब एक हथियार की तरह इस्तेमाल होती है। महिला कहती है कि मुझे पता है इनसे काम कैसे निकलवाना है, थोड़ा सा शरीर दिखाओ, ये कुत्ते बन जाते हैं, लार टपकाने लगते हैं, जो काम करवाना चाहो सब कर देंगे ये। अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो महिला के लिए भी घातक है, पुरुष के लिए भी घातक है। जिस स्त्री की चेतना ऐसी हो जाए कि वो देह को ही अपनी बड़ी पूंजी मानने लगे और देह का इस्तेमाल या प्रदर्शन करके अपने काम साधने लगे, वो महिला भी गई, अब बिल्कुल गर्त में गिरी। और पुरुषों का तो कहना ही क्या। आपके घरों में अगर लड़कियां बच्चियां हों तो ये उन्हें बाद में सिखाइएगा कि कौन से कपड़े पहनो, कितने छोटे कितने लंबे, कौन सा अंग कितना दिखाना है कितना नहीं, ये उनको बाद में बताइएगा। ये बताने की वास्तव में जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। उनका मन रोशन करिए, इस तरह के छोटे फैसले वो खुद कर लेंगी। ये लड़की स्वयं तय कर लेगी कि क्या पहनना उचित है क्या नहीं। अगर आप माँ बाप हैं या शिक्षक हैं या हितैषी हैं उस लड़की के, तो आपका धर्म है उसको सही शिक्षा देना, वो समझ पाए कि मैं कौन हूं, जीवन कौन है, देह क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और जीवन के उद्देश्य में देह का किस सीमा तक महत्व है। जब वो ये बातें समझने लग जाती है तो वो स्वयं तय कर लेती है क्या पहनना है, क्या खाना है, किधर जाना है, किससे संबंध बनाना है, कौन सी नौकरी करनी है, किस दिशा में जिंदगी जीनी है। ये सारे फैसले फिर वो खुद कर लेती है। महिला को आश्रित मत बनाए रखिए, मानसिक रूप से उसको पंगु मत बनाए रखिए।
और नारीवाद के जो समर्थक हैं, जो कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार होना चाहिए अपने अनुसार जीवन में चुनाव करने का, मैं उनकी राय से सहमत हूं। पर यह भी समझ लीजिए कि अगर आप में अभी सही चुनाव करने की, विवेक की शक्ति और रोशनी ही नहीं है और आपको हक दे दिया गया है कि कुछ भी चुनो, तो आप अपने लिए कुछ बेहुदा ही चुनोगे। तो आप ऐसा कर लो कि लड़की को मानसिक रूप से तैयार तो किया नहीं, और जब वो 18-20 साल की हो गई तो उसको बोला अब तुझे जो पहनना है पहन, जो खाना है खा, जो जीना है जी, जैसे जिधर को जाना है जा। तो ये आपने उस लड़की को छूट या आज़ादी या मुक्ति नहीं दी है, आपने उसके साथ अन्याय कर दिया है। बिना विवेक के, बिना आत्मज्ञान के आज़ादी दे देना अत्याचार है। उसी के साथ अत्याचार है जिसको आज़ादी दे दी। भाई मैं आपको गाड़ी चलाना ना सिखाऊं, एकदम नहीं सिखाई मैंने, और मैंने आपके हाथ में गाड़ी की चाबी दे दी, मैंने कहा तुम्हें पूरी आज़ादी है, जहां जाना है जाओ, जैसे चलाना है चलाओ। ये मैंने प्यार करा है या अत्याचार? किसी को उसकी जिंदगी की चाबियां सौंपने से पहले उसको जिंदगी की गाड़ी चलाना तो सिखाओ। और आपने एक बार उसको जिंदगी की गाड़ी चलाने की शिक्षा दे दी और तमीज दे दी, तो उसके बाद आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी कैसे चलानी है, किधर को चलानी है, कितनी तेज चलानी है, किसको बगल में बैठाना है। ये वो खुद तय करेगी। और इसी में मानव जीवन की, मानव चेतना की गरिमा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना रास्ता खुद तय करे। अगर दूसरे के जीवन पर आपको चढ़कर दूसरे के जीवन के निर्णय आपको करने पड़ रहे हैं, तो ये दूसरे के लिए भी बुरा है और आपके लिए भी बुरा है। नमस्कार आचार्य जी, सिमी मैनी है मेरा नाम। आचार्य जी, मैं जब ये आपकी पूरी बात सुन रही थी तो मुझे ये लग रहा है कि पुरुष को तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर यही कहते हैं कि वो स्त्री को देह मात्र की तरह देख रहा है, पर मुझे ये लगता है स्त्री भी स्वयं को अब देह ही समझ रही है। अब जब मैं, जैसे अब मेरी उम्र है, मैं 55 साल की हूँ, या मेरी तो बेटी नहीं है, पर मेरी जो फ्रेंड्स हैं जिनकी बेटियां हैं, तो कुछ औरतें ऐसी भी रही हैं हमारी जनरेशन में जो थोड़ा सा दब के रही हैं किसी भी वजह से। तो अब उन औरतों को ये लगने लग गया कि हमारी बेटियां आ गई हैं, पढ़ गई हैं, ये इंडिपेंडेंट हो गई हैं। तो अब माएँ बच्चों को नहीं समझा रही हैं बेटियों को, उल्टा बेटियां माओं को समझाने लग गई हैं। और अब तो हमारी उम्र में औरतें ऐसे कपड़े पहनने लग गई हैं, इस तरह की चीज़ें करने लग गई हैं जो शायद थोड़ी सी ठीक नहीं है करने के लिए। अब हम वेडिंग में जाते हैं तो आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि लड़की कौन है और लड़की की माँ कौन है, मतलब एक ही जैसे कपड़े पहन के खड़ी होंगी, और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब औरत ने भी तो इंडिपेंडेंस का मतलब ये ले लिया है कि वो दिखावा करे या देह समझे खुद को या कम कपड़े पहने। तो इसका क्या इलाज है? मतलब ये तो माँ की ड्यूटी होनी चाहिए थी बेटी को समझाना, ये तो उल्टा हो रहा है आजकल, बेटी माँ को चला रही है। माँ बेटी को तब समझा पाएगी ना जब पहले माँ को खुद समझ हो। हाँ, दिक्कत सारी ये रही है कि हमारे पास समझ नहीं होती, हमारे पास आचरण के नियम होते हैं, उन्हीं आचरण के नियमों का हमने पालन करा होता है, फिर जो अगली पीढ़ी होती है हम चाहते हैं वो भी उन नियमों का पालन करे, तो इसमें कोई ना कोई विद्रोह करेगा। ईरान जैसे रूढ़िवादी समाज में भी भयानक विद्रोह हो गया है, तो विद्रोह तो होगा ही होगा। और इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि बेटी अगर माँ को समझा रही है, बात उम्र की नहीं है, बात चेतना की होती है। अष्टावक्र 11 साल के हैं, जनक रहे होंगे कम से कम 40-50 साल के। तो एक किशोर एक प्रौढ़ को समझा रहा है, और जो प्रौढ़ व्यक्ति है वो
सुन भी रहा है, प्रणाम करके सीख भी रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि बेटी माँ को समझाए, पर ठीक जैसे मैंने कहा माँ के पास पहले समझाने लायक चेतना होनी चाहिए, उसी तरह ये बेटी भी यदि माँ को समझा रही है तो इसके पास समझाने के लिए खुद कोई समझ है क्या? समझ तो बहुत अच्छी चीज होती है, वो माँ से बेटी में जाए तो भी भला और बेटी से माँ में आए तो भी शुभ, उसमें क्या बुराई है? दिक्कत तब है जब अंधा अंधे ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है और दोनों जाके कहां पड़े? कुएं में जाके गिरे। कभी माँ बेटी को समझा रही है, रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पे माएँ जरा चढ़ के रह रही हैं तो वहां बेटी को कहा जा रहा है तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। माँ को कुछ पता नहीं, बेटी को समझाना है। और ऐसा भी हो सकता है कि घर ज़्यादा उदारवादी हो गया है, तथाकथित रूप से आधुनिक हो गया है, वहाँ बेटी कह रही है कि मॉम आई विल टीच यू व्हाट टू एंड हाउ टू। वो दोनों ही स्थिति में वही बात है, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। सारा जोर दिमाग के खुलने पर होना चाहिए, मन की सफाई पर होना चाहिए। मन प्रकाशित हो गया, मन शुद्ध हो गया, दृष्टि पैनी हो गई, तो ये तो बहुत छोटी बातें हैं ना कि क्या पहनोगे, क्या खाओगे, अरे देख लेगा वो। कुछ बड़ी बातों पे चर्चा करें या इन बातों पे चर्चा करें? यही बहुत बड़ा मुद्दा है कि कौन क्या पहनेगा। देख लेंगे, कुछ भी पहन लेगा, क्या होता है, उसकी मर्जी। और जिसको पहनना है उसके लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है क्या पहनना है, वो भी कहता है ठीक है। यही थोड़ी जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या पहनना और क्या साज श्रृंगार करना है। जो मिला पहन लिया, आगे बढ़े। साधुता का एक लक्षण यही होता है कि आपका मन ही नहीं करता इस बात पे बहुत ध्यान देने का कि पहनना क्या है। जो मिल गया सामने डाल लिया, अपना आगे बढ़े भाई। जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम अभी बचे हुए हैं करने को। हम कितना समय, कितनी ऊर्जा इस बात पे लगाएं कि बिल्कुल ठीक कपड़ा पहनना है और ये इसकी मैचिंग इससे कराओ, और कंधे में इतना इंच का कट होना चाहिए और 3 इंच का कट चाहिए था, 3.5 इंच का क्यों मिल गया, फिर जा करके उसको ठीक करा रहे हो। इतना वक्त किसके पास है? और ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इसको इतनी गंभीरता से लें। ये एक जागृत आदमी का लक्षण होगा। वही एक आदमी अपने दिन का 20, 30, 40% अगर कपड़ों पर और साज श्रृंगार पर लगा रहा है, तो इस आदमी के बारे में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हो? काफी बेहोश आदमी है। आदमी हो चाहे स्त्री हो, कोई हो, अगर दिन का इतना समय और मन की इतनी जगह उसने कपड़ों को ही दे दी है, तो ये तो बेहोशी का ही लक्षण है ना। जिंदगी में करने के लिए कुछ सार्थक होता तो कपड़ों के बारे में इतना कोई क्यों सोचता? ना अपने कपड़े के बारे में, ना दूसरे कपड़े के बारे में। मैं आपका सवाल सुनूं या आपका कपड़ा देखूं? इसी तरीके से आप यहां पर सवाल पूछें या अपने वस्त्रों का प्रदर्शन करें। दोनों ही विकल्प हैं, लेकिन एक विकल्प बहुत निचले तल का है और एक विकल्प ऊंचे तल का है। मैं चाह रहा हूं समाज ऐसा हो जाए जिसमें किसी को किसी के कपड़ों की ना फिक्र करनी पड़े, ना सरोकार रखना पड़े। तुम्हारा तुम देखो, हमारा हम देखें। आपस में करने के लिए दूसरी और बहुत ऊंची बातें हैं। इन बातों पे थोड़ी हमारा वार्तालाप होगा कि तुम्हारी बाह क्यों दिख रही है, या तुमने स्कर्ट पहन ली है, घुटनों से ऊपर देखो तुम्हारी जांघ दिख रही है, छी छी गलत बात है। अब 2 लोग बैठे हैं, आपस में उपनिषद की चर्चा करें। हमें तो उपनिषदों में ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिलता कि गुरु शिष्य को बोल रहा हो, ए लंगोटी ठीक कर पहले फिर बताऊंगा। तू अंग प्रदर्शन कर रहा है, तेरी लंगोटी में तेरी जंघा प्रदर्शित हो रही है। ऐसा कहीं मिलता है क्या? गुरु को क्या मतलब है शिष्य के जंघा दिख रही है नहीं दिख रही है, क्या हो रहा है? और ऋषिकाएं भी रही हैं जिन्होंने ऋचाओं का संपादन करा है। हमें उपनिषदों में महिला रचनाकारों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिलता कि वो गई और अपने गुरु के पास और गुरु कह रहा है पहले पर्दा ठीक कर, घूंघट निकाल के आ,
गुरु को क्या मतलब है इस बात से घूंघट निकाला है नहीं निकाला है। और ज्यादातर जो ऐसी शिष्याएं हैं वो युवा ही हैं और गुरु के सामने बैठी होंगी, किसी का आंचल गिर भी जाता होगा तो उपनिषद बीच में रुक थोड़ी ही जाता कि गुरुजी भंग हो गई तपस्या और गुरुजी कह रहे अरे तेरी छाती दिख रही है पहले ठीक कर नहीं तो मेरा ध्यान पूरा उचट गया। मतलब ही नहीं है, क्या करना है, इन बातों से क्या लेना देना। और ऋषि मुनि तो प्रख्यात हैं अपने नग्न घूमने के लिए। वह आपके घर पे आकर के कहेगा भिक्षाम देही तो आप क्या बोलेंगी उससे कि कछनी संभाल, अर्धनग्न, अश्लील, तू साधु कहलाने योग्य नहीं है, तू इस राष्ट्र के गौरव पर कलंक है, तू महिलाओं के सामने खड़ा है और तेरी जंघाएं दिख रही हैं। तो समाज ऐसा होना चाहिए, किसी को इन चीजों से बहुत प्रयोजन न रहे। शरीर अपने आप में एक ठीक चीज है, उस पर जब बहुत ध्यान देने लग जाते हो ना तब वो बवाल बन जाता है। नहीं तो शरीर में कोई बुराई नहीं है, चाहे महिला का शरीर हो पुरुष का शरीर हो, प्रकृति ने दिया है, उसमें न तो तुम्हारा कोई निर्णय था, कोई चुनाव था, न तुम्हारा कोई पाप हो गया। जिसका शरीर जैसा है ठीक ही है। अब लेकिन तुम भेजे में दिन रात शरीर ही शरीर घुमाओगे तब गड़बड़ चालू हो जाती है। शरीर भी ठीक है। और अब आगे की बात सुनिएगा, स्त्री पुरुष के जो सहज दैहिक संबंध होते हैं, शारीरिक संबंध, उसमें भी कोई अपराध नहीं हो गया। लेकिन जब आपका जीवन ही वासना केंद्रित होता है तब आपके लिए सेक्स बहुत बड़ी चीज हो जाती है। नहीं तो सहज साधारण स्त्री पुरुष संबंध, उसमें ऐसा क्या है कि शोर मचाओ और डुगडुगी नगाड़ा कर दो, अरे 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 फलाने का फलानी से संबंध है तो है, तुम्हें क्या आपत्ति हो रही है, तुम्हारा क्या लेना देना, अपना काम करो। लेकिन जब पूरा समाज आध्यात्मिक रूप से दिवालिया होता है, जब जीने के लिए कोई प्रयोजन नहीं, पाने के लिए कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं, तो सारी ऊर्जा बस एक चीज में जाती है, देह और सेक्स, देह और सेक्स। फिर क्या करते हो कि तुम्हारे जो ऋषि हुए हों, आदर्श हुए हों, नायक हुए हों, अवतार हुए हों, पैगंबर हुए हों, कोई, उनके भी तुमको सेक्स जीवन में ही रुचि आती है। अच्छा, इंद्र बहुत बुरा आदमी था, क्यों? वो फलानी अप्सराओं के पीछे जाता था। मैं किसी से गीता की बात करता हूं, कहते देखिए कृष्ण की है गीता और अभी हमको पक्का निश्चय नहीं है कि वो जो गोपियों के कपड़े उठाकर भागे थे वो चीज ठीक थी कि नहीं थी। इन्हें गीता से भी मतलब नहीं है, इन्हें गोपियों के कपड़ों से मतलब है। कह रहे ये बात हमें अच्छी लगी नहीं रही है, वो नहा रही हैं, ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है ना जो कृष्ण ने करा। तुम्हारी संस्कृति पहले आती है, कृष्ण बाद में आते हैं, शाबाश, वाह रे संस्कृति। बोले तो वो नहा रही हैं, पेड़ पे चढ़ के उनको देख रहे हैं, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा करे तो हम तो गजब ढा देंगे कि लड़कियां नहा रही हैं, उनको छुप छुप के ऊपर से देख रहे, ऊपर से उनके कपड़े ले गए, अब वो नहा के कपड़े नहीं पहन सकती। तुम्हें कृष्ण में कुल यही दिखाई दिया, गोपियां, रासलीला, कपड़े। ये विक्षिप्त मन का लक्षण है। तुम्हें कृष्ण में भी गीता नहीं गोपी ही दिखाई देती है, वो भी अर्धनग्न। और पूछूंगा गीता गीता, आओ गीता पढ़ें, नहीं गीता हाँ देखते हैं, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ टमाटर खरीदने, टमाटर, वो टमाटर खरीद, गीता की बात करते ही उसको याद आता टमाटर खरीदने से, टमाटर तो खरीदे नहीं। देह जैसी है उसको पड़ा रहने दो, कपड़े लत्ते बहुत बड़ी बात नहीं हो गए,
जीवन देह के लिए नहीं है, देह इसलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचो। छोटी सी बात है, पकड़ लीजिए इसको बिल्कुल। जिंदगी देह को सजाने संवारने भर के लिए नहीं है। देह क्या है? देह एक उपकरण है, उसका इस्तेमाल करना है। देह आपका संसाधन है। देह एक चीज है जो चेतना को दी गई है ताकि चेतना अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। और जो चीज मिली है वो कुछ समय के लिए मिली है, जैसे हर चीज होती है। ये चलेगा क्या 2000 साल? नहीं चलता ना। वैसे ये भी जो एक चीज मिली है ये भी, और इसके भीतर जो चीज भरी है वो इन्होंने मुझे गर्म करके अभी दी है चाय, वो कितनी देर चलेगी? कितनी देर चलेगी? 10 मिनट, 15 मिनट। हर चीज की अवधि होती है ना प्रकृति में, वैसे इसकी भी एक अवधि है। इस चाय को ठंडा होने से पहले क्या करना है भाई? वैसे ही इसको ठंडा होने से पहले क्या करना है? जी लेना है। जी लेने का मतलब ये नहीं कि भोग लेना है, माने इसका सही इस्तेमाल कर लेना है। और इसका सही इस्तेमाल ये नहीं है किसी को रगड़ रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, भौं उचवा रहे हैं, बाल रंगवा रहे हैं, ये सब नहीं है। और ना ये है कि दूसरे को देख रहे हैं तो कह रहे वाह क्या शरीर है, चलो जल्दी से इसका शरीर भोग लेते हैं। एक जागृत समाज में ये मुद्दे बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे। किसी से ये सब बातें करोगे वो कहेगा और कोई बात नहीं है क्या करने को, फिजूल बातें कर रहे हो, हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है। दुपट्टा डाला कि नहीं डाला, ये क्या मुद्दा, ये क्या पूछ रहे हो? कुछ समझ में आ रही है बात?